गालियां देनी है देते रहो, अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। जोशीला लहजा, इमोशन में लिपटी हुई जुबान और आम जनता से संवाद करने का सीधा, सरल और सधा हुआ ये अंदाज। जो विकास का वनवास है, 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं, जो बड़ी से बड़ी बातों और बेहद गंभीर मुद्दों को आसान शब्दों में आम जनता तक पहुंचा देते हैं, और उनकी यही महारत उन्हें देश के दूसरे नेताओं से कहीं आगे ले जाती है। हाथों के ये इशारे, तमतमाए चेहरे पर तेजी से बदलते हाव भाव और उनकी भाषा का ठेठ देसी अंदाज सुनने वालों के जहन पर सीधी चोट करता है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपना आधा कार्यकाल यानी 2.5 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। मोदी ने साल 2016 में अपने फैसलों से दुनिया के सामने अपनी सरकार की मजबूत छवि पेश की है। पाकिस्तान की जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर देश में नोटबंदी लागू करने तक पीएम मोदी ने पिछले साल कई अहम और चौंकाने वाले फैसले किए हैं, लेकिन अब उनके सामने चुनावों की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा खड़ी है। सपा वालों ने 5 साल उन्होंने क्या किया, इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कैसे विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विरोधी दल कर रहे हैं एक साथ कदम ताल। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 5 राज्यों के चुनावों में क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लिए जरूरी है विरोधी दलों की हार। ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं, ये इसलिए इकट्ठे आए हैं कि अगर अलग अलग रहे और मोदी का राज्यसभा में भी बहुमत हो गया तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसका डर है। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी है और दूसरी तरफ देश के तमाम विरोधी दल और उनके सिपह सलार खड़े हुए हैं। दरअसल 4 राज्यों समेत उत्तर प्रदेश का यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे प्रधानमंत्री मोदी के उठाए गए अहम कदमों का टेस्ट माना जा रहा है। दरअसल 5 राज्यों के ये विधानसभा चुनाव खुद मोदी के लिए भी अग्नि परीक्षा बने हुए हैं। इसीलिए मोदी और विरोधियों के बीच मचा हुआ है चुनावी घमासान। अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। मैं विवेक और मर्यादाएं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप विवेक मर्यादाएं छोड़ करके अनाप शनाप बातें करोगे तो आपका इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं, आपके कुकर्म आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पाप आपको छोड़ेंगे नहीं। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें, शाम को करें, मगर मेन प्रधानमंत्री का काम होता है रोजगार का सवाल, सिक्योरिटी का सवाल, किसानों का सवाल।
इन सब सवालों में हमारे प्रधानमंत्री जी फेल हैं। क्या कारण है अकेले सफाई गांव से इतने सारे एमपी, इतने सारे एमएलए, इतने सारे जिला के परिषदों के अध्यक्ष, हर संस्था में सफाई गांव के एक ही कुनबे के सब लोग, क्या आप में योग्यता नहीं है क्या? आप में क्षमता नहीं है क्या? भाइयों बहनों, ये ऐसा कुनबा है जिसने अपनी जाति की वोट बैंक तो बनाई है कि लेकिन जाति के लोगों का भी भला नहीं किया, सिर्फ एक कुनबे का भला किया है, एक परिवार का भला किया है, एक गांव के लोगों का भला किया है। ये बात कही जाए कि कुनबों का गठबंधन हो गया, मैं तो ये कहूंगा कि दो युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। ये कुनबों का गठबंधन तो उन्हें लग सकता है, लेकिन दो युवाओं का गठबंधन है। जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है, सब इकट्ठे हो गए। क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पैरों के तले जमीन खिसकने लग गई थी। अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। देश के 5 अहम राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में से गोवा और पंजाब में वोटिंग हो चुकी है। इन राज्यों के चुनावों को 2019 के आम चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार की लोकप्रियता के टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सबकी नजरें यूपी के चुनाव पर टिकी हैं। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले इस राज्य में वोटरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि यूपी की राजनीति में बीजेपी लंबे वक्त से सत्ता से बाहर रही है और अपने इस सूखे को खत्म करने की उम्मीद में उसने पीएम मोदी पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये दंगे बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये मार काट बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई से भाई को लड़ाना बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए हर एक को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से समाजवादी पार्टी की सरकार है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 29.3% वोट शेयर के साथ सूबे की 224 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को यूपी में 11.7% वोटों के साथ 28 सीटें मिली थी और बीजेपी का उत्तर प्रदेश में 15% वोट शेयर था और उसने 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी के इस मौजूदा आंकड़ों से जाहिर है कि यहाँ बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी को यहाँ लोकसभा की 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के हाथ ने समाजवादी पार्टी की साइकिल का हैंडल थाम लिया है। यूपी में इस संयुक्त चुनौती का एहसास खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी है। इसीलिए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कांग्रेस एसपी गठबंधन पर निशाना साध दिया है। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं। वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? डूबती नाव में कोई पैर रखता है क्या? उनको वो भी पसंद आ गई, कहीं बच जाए। लेकिन मेहरबान, आपने 5 साल ऐसा कारोबार किया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बचने नहीं देगी। हर चुनाव राजनीति को एक नया संदेश देकर जाता है। बिहार और दिल्ली के चुनाव नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अश्वमेध पर लगाम लगा दी थी और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए दूसरी बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुके हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और विरोधियों के बीच छिड़ गया है ये जबरदस्त घमासान।
मायावती जी के समय में 3 महत्वपूर्ण देश सामान्य मानव की सुरक्षा के मुद्दे, गंभीर प्रकार के 3 गुना, उसमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 था मायावती के जमाने में। पूरे देश में सबसे ज्यादा 3 प्रकार के गंभीर गुना, सबसे पहला नंबर गुनाहगारी में उत्तर प्रदेश का था। केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के ताज होटल में हुई थी। 45 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया था। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल पी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। सपा कांग्रेस गठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर की थी। राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा, सपा कांग्रेस का गठबंधन दिल का गठबंधन है। हम संघ बीजेपी को समझाएंगे कि सभी जातियां एक हैं। हम मोदी जी को दिखाएंगे कि यूपी बंटेगा नहीं। राहुल बोले, हम बीजेपी को ये दिखाएंगे कि आप इस देश के लोगों को बांट नहीं सकते, उन्हें सता नहीं सकते। हम यूपी के लोगों की भावनाएं बीजेपी को दिखाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में मायावती की तारीफ भी की। राहुल बोले, मैं पर्सनली मायावती जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। राहुल ने यह भी कहा कि मायावती और मोदी की तुलना नहीं की जा सकती। मायावती की सोच से देश को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी और मायावती जी में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध और गुस्सा फैलाती है, उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है, मायावती जी की विचारधारा से नहीं। हालांकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और मायावती का नाम लेने से बचते रहे। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि मैंने पिछले कई दिनों से मायावती का नाम नहीं लिया है। 1857 में जब इस देश में कंपनी राज था, उत्तर प्रदेश की सब प्रोग्रेसिव फोर्सेस मिली, एक साथ खड़ी हुई और उन्होंने कंपनी राज का जवाब दिया। उसी प्रकार आज हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति, बांटने की राजनीति और कंपनी को हिंदुस्तान के धन देने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। किसान, मजदूर, नौजवान ये देख रहे हैं कि यही सरकार आए, क्योंकि अच्छे दिन वालों ने तो अच्छे दिन दिखाई नहीं। वो अच्छे दिन किसी ने देखे हो तो बताओ। उत्तर प्रदेश में विरोधियों ने बीजेपी को मात देने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और यही वजह है कि राहुल गांधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी मायावती की तारीफ करते हैं और वहीं अखिलेश यादव भी मायावती पर निशाना साधने से परहेज कर रहे हैं। दरअसल यूपी के इस सत्ता संग्राम में एक तरफ जहां सारे विरोधी हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मोदी। मैं हैरान हूं, ये क्या समाजवाद है, मैं तो हैरान हूं जी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार को गरीबों को अनाज के लिए हमने कहा सूची दो, हम आपको 750 करोड़ रुपया अतिरिक्त देना चाहते हैं। ये सूची दे नहीं पाए, क्योंकि वो जरा बैठते हैं कि वोट दिया था कि नहीं दिया था। अगर वोट दिया है तो सूची में नाम देंगे, लेकिन वोट देने वाली जाति का नहीं है तो उसको भूखा मरे तो मरने देंगे। ये खेल खेला गया भाइयों बहनों। हमें और आपको कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने आपने हर तरह के दिन देख लिए, सर्दी वाले दिन तो अभी चले गए हैं,
कोहरा भी चला गया। पहले गर्मी बरसात सब देख लिए, बताओ किसी ने अच्छे दिन देखे हो तो बता दो। 5 राज्यों के इन चुनावों में नोटबंदी का मुद्दा भी छाया है। विरोधी दल नोटबंदी को लेकर लगातार पीएम मोदी को घेरते रहे हैं, लेकिन अब मोदी ने नोटबंदी को लेकर विरोधियों पर जबरदस्त पलटवार करना शुरू कर दिया है। चुनावी रैलियों से लेकर संसद के बजट सत्र तक मोदी ने चुन चुनकर विरोधियों के एक एक इल्जाम का जवाब दिया है। पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में नोटबंदी से लेकर कांग्रेस के घोटालों तक पर जबरदस्त हमला बोला है। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, कि शायद अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। ज्यादातर जो चर्चा रही है वो डीमोनेटाइजेशन के आसपास रही है। इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये बुराई आई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में जड़ें जमा दी है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और इसलिए भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए लड़ाई नहीं है। और यह भी सही है कि सारे पैरेलल इकोनॉमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब का हुआ है। जाली नोट की चर्चा, जो आंकड़े प्रचारित हैं वो आंकड़े वो हैं जो जाली नोट बैंक तक पहुंचे हैं, उसका हिसाब किताब है। ज्यादातर जाली नोट कभी बैंक के दरवाजे तक न जाए उस व्यवस्था से चलते हैं। और आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको बढ़ावा देने में इसका उपयोग भी होता है। कुछ लोग बड़े उछल करके कह रहे हैं कि आतंकवादियों के पास से 2000 की कुछ नोटें मिली थी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में ये जब नोटबंदी के बाद का जो कालखंड था, बैंक लूटने का जो प्रयास हुआ और उसमें भी नई नोट लेकर के जाने का प्रयास हुआ, वो जम्मू कश्मीर में हुआ। क्योंकि जाली नोटों पर स्थिति बनने के बाद रोजमर्रा के कारोबार के लिए उनके सामने दिक्कत आएगी। और जो नोट
बैंक लूटने के कुछ ही दिनों के बाद जो टेररिस्ट मारे गए उसमें वो नोट हाथ लगी। बहुत वर्षों पहले एक वांचू कमेटी बनी थी और नोटबंदी के आर्थिक जरूरतों को संबंध में उन्होंने उस समय श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई हमको तो राजनीति में है, चुनाव उनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी, गोडबोले जी की किताब जब छपी, अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। अर्थव्यवस्था चलाने में रिजर्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसकी क्रेडिबिलिटी की दिशा में हम लोगों का पॉजिटिव सक्रिय योगदान होना चाहिए। लेकिन जो लोग रिजर्व बैंक की गरिमा और इस सरकार को जब आरोप लगाते हैं तो मैं जरा उनको आज कहना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सुब्बाराव, उन्होंने एक किताब लिखी है, हु मूव्ड माय इंटरेस्ट रेट, और उस किताब में उन्होंने लिखा है 2008 में तत्कालीन वित्त सचिव के तहत एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट कमेटी को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय से मैं नाराज और परेशान था। चिदंबरम ने स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के विषय के क्षेत्र में ओवरस्टेप किया था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट पूरी तरह से रिजर्व बैंक का फंक्शन है। न केवल उन्होंने इस विषय पर मुझसे परामर्श भी नहीं किया, लेकिन अधिसूचना जारी करने के बारे में मुझे बताया तक नहीं था। मुझे क्या पता था कि यह निर्णय मेरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में हम दोनों के बीच असहज संबंध के लिए टोन सेट करेगा। रिजर्व बैंक के एज गवर्नर ने पुरानी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और किताब में छापा है और अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये बात सही है कि आज हमें ये उपदेश देते हैं, जरा वे भी अपने को आपको जरा गरिमाण में देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करारे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। संसद के भीतर भी उन्होंने साबित कर दिया कि तीखे भाषण देने का उनका जो हथियार है वो कुंद नहीं पड़ा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या मोदी बीजेपी को यूपी की सत्ता का ताज दिला पाएंगे? अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। उत्तर प्रदेश का चुनावी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। चंद दिनों में इस राज से भी पर्दा हट जाएगा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर आएगा अखिलेश का राज। जो कहते थे 5 मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक चेहरा नहीं अभी तक। अगर एक चेहरा हो तो बताओ बीजेपी वालों को। यूपी विधानसभा के इस चुनावी संग्राम में अपनों और परायों के बीच भी जबरदस्त जंग छिड़ी है। लेकिन बहुमत न आने की हालत में क्या ये राजनीतिक दुश्मनी एक बार फिर दोस्ती में तब्दील हो सकेगी? फिलहाल ये सवाल सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आपके जेब में मोदी जी का 15 लाख रुपए आया किसी के पास? कोई एक आदमी होगा यहाँ पे जिसके जेब में 15 लाख आया? नहीं। उत्तर प्रदेश की इस चुनावी जंग में बीजेपी को जहां मोदी की लहर की आस है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन के पास अपनी अपनी विरासत का ताज है। लेकिन चुनावी बिसात पर खेले जा रहे शह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर नरेंद्र मोदी की ही साख है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का चेहरा अखिलेश यादव हैं। बहुजन समाज पार्टी से मायावती मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री का अपना उम्मीदवार घोषित ही नहीं किया है। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी का चेहरा हैं और इसीलिए बिहार और दिल्ली के बाद अब ये चुनाव मोदी के लिए दूसरी अग्नि परीक्षा बन गए हैं। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे, अखिलेश जी आपने उसको गले लगा लिया और तब जाकर के मुझे अखिलेश जी की समझदारी पर शक होने लगा है। कोई बड़ी सी बड़ी गलती कर सकता है, लेकिन ऐसी गलती नहीं कर सकता है। और मैं आपको बता देता हूं, मोदी जी कोई भी लेवल की बात करें, जैसे बिहार के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द नहीं निकला, वैसे यूपी के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा। ये पैसे पड़े हुए हैं, भारत सरकार पैसे देने को तैयार है, लेकिन स्वार्थी राजनीति के कारण गरीब को 2 टाइम खाना भी न मिले, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार को रत्ती भर तकलीफ नहीं हो रही है। ये चुनाव इसी बात का तो है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यही तो चुनाव है। और हम पे आप पे जाने कितने आरोप लगे। एक समय था ये विरोधी लोग कहते थे बताओ 5 मुख्यमंत्री हैं, अब तो हम अकेले बचे, बताओ साथ दोगे कि नहीं दोगे। 5 राज्यों के इन चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा भी छाया हुआ है। मोदी सरकार ने एक तरफ नोटबंदी को लेकर तरह तरह की पाबंदियां लगाई, वहीं दूसरी तरफ छूट दी, डिस्काउंट भी दी, बरसात कर दी छूट और डिस्काउंट की। अब ऐसे में सवाल अहम यह है कि यूपी चुनाव में पीएम मोदी के लिए नोटबंदी एक बड़ा दांव बनेगी या फिर उनके गले की फांस बन जाएगी। बड़े लोग लगाने में लगे थे, अब परेशान हो रहे। और मैंने कहा था, देशवासियों को कहा था 50 दिन तक देशवासियों को तकलीफ होगी, 50 दिन के बाद देश को लूटने वालों की तकलीफ शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने कहा था। अब उनको पता चल रहा है कि बैंक में तो जमा कर दिया, लेकिन फंस गए। जब आप सब लोग लाइन में खड़े थे, उस लाइन में आपको कोई अमीर व्यक्ति दिखा था? कोई मोदी जी वाले सूट बूट वाले दोस्त आपको दिखे लाइन में? लाइन में सिर्फ गरीब लोग थे। मैं 8 नवंबर को जानता था कि मेरे शरण नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन को था। हम तो जानना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, ये बताओ अब तो पैसा सब आ गया आपके पास। किसी के पास 500 1000 रुपया है पुराना वाला बताओ। किसी के पास पैसा नहीं बचा। ये अब तो सब बीजेपी वालों के पास पहुंच गया, अब तो बैंकों में पहुंच गया, अब तो सब बैंकों में पहुंच गया। हमें बताओ किसमें काला धन कितना था। देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें से गोवा और पंजाब में मतदान हो चुका है और इसीलिए अब सभी पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई हैं। लेकिन यूपी का ये विधानसभा चुनाव एक और मायने में बहुत अहम है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने 73 सीटें जीती थीं।
यूपी में बीजेपी की इस शानदार जीत ने केंद्र में उसकी मजबूत सरकार बनाने में अहम रोल निभाया है। लेकिन राज्यसभा में अपना बहुमत बढ़ाने के लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश से विधानसभा की ज्यादा सीटें जीतना जरूरी है। और यही वजह है कि यूपी का चुनाव बीजेपी ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बेहद अहम बन चुका है। ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं, ये इसलिए इकट्ठे आए हैं कि अगर अलग अलग रहे और मोदी का राज्यसभा में भी बहुमत हो गया तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसका डर है भाइयों। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सूबों की लड़ाई में बिहार, बंगाल और दिल्ली की जंग हार चुके हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के ये चुनाव उनके लिए बेहद खास हो गए हैं। एबीपी न्यूज लोकनीति CSDS सर्वे के मुताबिक पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा होने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस को 34% वोट मिल सकते हैं, जबकि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 28% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 27% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 39% वोट मिलने का अनुमान है। सीटों के लिहाज से कांग्रेस को 24 से 32 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 32 से 40 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह गोवा में बीजेपी को 38% और कांग्रेस को 34% वोट मिल सकते हैं। यहां 40 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दरअसल 117 सीटों वाले पंजाब में बीजेपी अकाली दल की सहयोगी है। वहीं उत्तराखंड 70 सीटें, गोवा 40 सीटें और मणिपुर 60 सीटें कम सीटों वाले राज्य हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा ध्यान 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर लगा दिया है। कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी बचकाना हरकतें अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। उनका बोलचाल का ढंग, ये सब, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता उनसे 10 फुट दूर रहना पसंद करते थे। जब किसानों की बात आती है तो मैं ये तो समझ सकता हूं कि एक कुनबा ऐसा है जिस कुनबे को सपना है फैक्ट्री में आलू बनाने का। अब मुझे किसानों का क्या होगा? अब फैक्ट्री में आलू बनाने वाले हैं, वो आलू बनाने वाली फैक्ट्री लगाने वाले हैं। ऐसे कुनबे को, जिसको ये मालूम नहीं है कि किसान अपना खून पसीना लगा करके आलू पैदा करता है, वो फैक्ट्री में आलू पैदा करने की बातें करते हैं, उनको तो मेरी अपेक्षा नहीं है। उनको किसानी क्या होती है, किसान क्या होता है, खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, इसका उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, आपको तो कुछ समझ होनी चाहिए। आपके परिवार का बैकग्राउंड किसान का है, लेकिन आपको भी समझ नहीं है। तो अखिलेश जी ने लोगों को सवाल पूछा, अच्छे दिन आ गए क्या? मैं अखिलेश जी को सवाल पूछता हूं,
कि भाई 5 साल से उत्तर प्रदेश में तुम राज करते हो, अगर जनता कहती है नहीं आए हैं तो सबसे पहले जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है, तुम उत्तर प्रदेश में राज करते हो। लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सवाल पूछना चाहिए, कहां पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, ये भी समझ नहीं आता है। कल तक जो एक दूसरे के दुश्मन थे, लोहिया जी जीवन भर जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उन लोहिया जी के चेलों ने कुर्सी बचाने के लिए उस कांग्रेस को भी गले लगा दिया। उसके बावजूद भी एमएलसी के चुनाव बुरी तरह हार गए भाइयों बहनों। 500 गांवों में न खंभा लगा कभी, न बिजली पहुंची कभी, लेकिन मुलायम सिंह को तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, मायावती जी पहुंच गई जहां पहुंचना था, अखिलेश जी के भाई को जहां पहुंचना था पहुंच गया, एक कुनबे को जहां जाना था चला गया, आप वहीं के वहीं रह गए। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव और मायावती ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। यूपी में मतदान से पहले हुए सर्वे और एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी सब पर भारी पड़ रही है। एबीपी न्यूज लोकनीति CSDS सर्वे के मुताबिक यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में 26% लोगों की पसंद हैं। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। सर्वे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 187 से 197 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 118 से 128 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक बीएसपी को 76 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। जब किसानों की बात आती है तो मैं ये तो समझ सकता हूं कि एक कुनबा ऐसा है जिस कुनबे को सपना है फैक्ट्री में आलू बनाने का। अब मुझे किसानों का क्या होगा? अब फैक्ट्री में आलू बनाने वाले हैं, वो आलू बनाने वाली फैक्ट्री लगाने वाले हैं। ऐसे कुनबे को जिसको ये मालूम नहीं है कि किसान अपना खून पसीना लगा करके आलू पैदा करता है, वो फैक्ट्री में आलू पैदा करने की बातें करते हैं, उनको तो मेरी अपेक्षा नहीं है। उनको किसानी क्या होती है, किसान क्या होता है, खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, इसका उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, आपको तो कुछ समझ होनी चाहिए। आपके परिवार का बैकग्राउंड किसान का है, लेकिन आपको भी समझ नहीं है। हमें और आपको कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने आपने हर तरह के दिन देख लिए। सर्दी वाले दिन तो अभी चले गए हैं, कोहरा भी चला गया, पहले गर्मी बरसात सब देख लिए। बताओ किसी ने अच्छे दिन देखे हो तो बता दो। ये अच्छे दिन वालों ने हमारा और जनता को गुमराह करके समर्थन ले लिया। उत्तर प्रदेश के इस महासंग्राम में विजय और पराजय की कहानी लिखी जा रही है। नतीजे वोटिंग मशीन में कैद होने से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के इस महामंथन से मोदी मैजिक निकलेगा या फिर चमकेगा अखिलेश यादव की विरासत का ताज।